टू इंडिया टीवी। मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने नेशनल अवार्ड जीत लिया। उनकी पहली फिल्म आई एम कलाम के लिए, उसके बाद वो रानी मुखर्जी के साथ हिचकी में नजर आए और अब वो गुल्लक 3 में नजर आने वाले हैं। हर्ष मायर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच। तो कितनी एक्साइटमेंट है आप में, क्योंकि टीजर कमाल का है, 2 टीजर आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा कर रहा है और शो अब लॉन्च होने वाला है, तो क्या कुछ चल रहा है मन में? मन में काफी चीजें चल रही हैं कि सेकंड सीजन इतना बड़ा हो गया था, सब लोगों ने इतने सारे अवार्ड ले लिए, 5 फिल्म फेयर मिले हैं शो को, और इतना बड़ा शो बनाया है इन लोगों ने। पलाश भाई जो डायरेक्टर हैं, दुर्गेश जिन्होंने लिखा है, टीवीएफ, सोनी, अरुणाब सर, श्रेयांश पांडे, ये सब जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने मतलब जो हमने सेकंड को ऊपर करा, वो एक थोड़ा सा तो सबको टेंशन है कि यार थर्ड कितना पसंद आएगा लोगों को। बट हमें भी लग रहा था कि यार इसको कैसे सरपास करेंगे, पर हम शूट कर रहे थे तो हमको एक पर्सनली ऐसा लगा कि नहीं यार, ये ऊपर जाएगा। और सेकंड से तो अभी लेट्स सी। 2 टीजर इसलिए काट के पब्लिक को चेक किया हमने कि इनको ये वाइब आ रही है, पसंद आ रहा है। बट अभी थोड़ा पहले तो एक्साइटमेंट थी, बड़ा पब्लिक इरिटेट हो गई है। वो कह रही है कि भाई बिल्कुल शो डाल दो, हमें ना डेट अनाउंस कर रहे हो, बस ये टीजर ना देखना तुम्हारा, ना कोई ट्रेलर देखना है, हमें सिर्फ शो दे दो, हम खुश हैं उसमें। जब ये पहला सीजन आता है इसका, किसी को इसके बारे में पता नहीं था, आ जाता है शो, फिर जब लोग देखने लगे उसके बाद लोगों ने इतनी इसकी तारीफ की, उसके बाद ये शो पॉपुलर हुआ और उसके बाद सेकंड सीजन इसी पॉपुलैरिटी की वजह से ही आया था। और तो पहले और दूसरे सीजन में कितना फर्क रहा, क्योंकि पहले सीजन में बजट बहुत कम था और इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि फिर सेकंड सीजन बना और फिर अब तीसरा बन रहा है। एक्चुअली हमको मतलब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फर्स्ट सीजन इतना वर्क करेगा। इनफैक्ट सोनी को भी इतना अंदाजा नहीं था। तो जो उनकी वेबसाइट थी, मेरी जो उनकी टीम से बात हुई थी एक बार, तो कह रहे थे कि सर हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई है, लाइक वो इतनी अपडेटेड नहीं होगी उस टाइम पे, तो वो क्रैश हो गई थी। मुझे उन्होंने एक बार बताया था, इतने लोग देख रहे थे, इतने लोग डाउनलोड कर रहे थे और एक्सेस चाह रहे थे। तो वो पता नहीं वो अपने आप ही वर्क कर गया, क्योंकि हमने बड़ा मतलब एक वैसा शो बनाया था कि एक ट्राई देने के लिए कि भाई देखते हैं ये दुनिया को कैसा लगता है। बट उस बनाते बनाते प्रोसेस में भी, और जब लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो हमें ये भी समझ आया साथ साथ कि गुल्लक हिंदुस्तान है, 90% हिंदुस्तान गुल्लक है। बिल्कुल। तो लोग डेफिनेटली रिलेट करने वाले हैं उस चीज से, और रिलेट करते ही हैं। तो सेकंड सीजन इतना बड़ा इसीलिए हुआ क्योंकि वो फर्स्ट सीजन को इतना हम लोग ऊपर ला पाए। और पहला मतलब ये शो ऐसा है कि जो भी देखता है उसे लगता है कि हमारे घर की कहानी है। इवन आपके भी 2 भाई हैं, आप 2 भाई हैं और शो में भी आप 2 भाई हैं। इवन अमृत राज गुप्ता और वैभव राज गुप्ता, वो भी 2 भाई है, तो उनकी भी ये कहानी है। हम्म, और जिन्होंने ये कहानी लिखी है, निखिल, वो तो कहते हैं कि ये मेरी कहानी है और अमन का कैरेक्टर जो है वो खुद है। तो हम्म, कितना आप लोग मतलब हम लोग जब शो देख के इतना रिलेट कर पाते हैं और इतना हम्म। खुश हो जाते हैं, तो आप लोगों के लिए शूटिंग का तो वो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, बिल्कुल घर जैसा लग रहा होगा। नहीं, हमारे मतलब मोस्टली सब लोग एडीज वेडीज जो हैं, वो हम्म। बाद में हमें फोन करके परेशान होते हैं, कहते हैं यार कि तुम लोगों ने गंदी लत लगवा दी, अभी हम और जगह एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा फेमिलियर माहौल है। और मैं, वैभव भाई, हम लोग ऐसे जेल करते हैं, मतलब हमें बोलना नहीं पड़ता एक दूसरे को परफॉर्मेंस से पहले। तो डायरेक्टर जो है हमारे, अभी सेकंड फर्स्ट सीजन के अमृत और निखिल ने लिखा था, लेकिन सेकंड सीजन दुर्गेश भाई और पलाश भाई ने किया है। तो वो जो है वो हमेशा हमें जस्ट मेक श्योर करते हैं कि भाई एक तुम हमारे हिसाब से कर लो, हम्म। दूसरा वाला तुम अपने हिसाब से कर लेना, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है। तो मोस्टली हमारी चीजें वो इतना मतलब हमें इतनी लिबर्टी देते हैं एज एन एक्टर काम करने की, तो वो मजा एक बंधा रहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेट पे जब आप एज एन एक्टर काम करते हैं, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उस करेक्टर के भी, और उस शो के भी, और या फिल्म के भी, वट एवर। या डायरेक्टर भी बहुत एक कुछ माइंड में चीजें लेके चल रहा होता है कि भाई उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसा एक वो नहीं है, क्योंकि ये रोजमर्रा की कहानी है। तो जितना हम दे पाते हैं एज एन एक्टर, उतना ही शो ब्यूटीफुल बनता जाता है। तो जो भी चीजें हैं, अगर 80-90% स्क्रिप्ट है, तो 10% एक्टरों का भी एक बहुत बड़ा इनपुट है। सब लोग कहीं ना कहीं से आते हैं। जैसे वैभव भाई सीतापुर से हैं,
मैं दिल्ली में छोटी सी जगह है दक्षिणपुरी, वहां से हूँ, मैं वहीं पैदा हूँ, मैंने वो वर्ल्ड देखा है। जमील सर हैं, मतलब सभी लोग इनफैक्ट सब यूपी नॉर्थ जो भी लोग हैं क्रिएटिव में, जैसे वो सब लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह से ही आते हैं कि वो इतना रिलेट हो पाता है। तो जैसे अभी एक कहानी है कि उसमें एक सेकंड सीजन में कि मेरे घर में वो 24 साल पुराना वो टीवी चेंज नहीं हो रहा है, 23 साल पुराना, और वो टीवी चेंज करना है, वो दहेज में आया था। मेरे घर में एक्चुअली में ये सीन हुआ है, अभी मैंने रिसेंटली 1.5-2 साल पहले टीवी चेंज किया था, तो जो मेरी मम्मी का जो दहेज में टीवी आया था, वो पता 24 साल चला। से हम लोग उसी को ठाप ठाप करके देख रहे थे, और पापा रोज लेके जाते थे और उसको ठीक करवा के लाते थे। तो मेरी खुद अभी 24 साल उम्र है, तो 24 साल से तो मैं देख रहा था उसे। उससे पहले 2-1 साल से तो वो पहले से लगा हुआ ही होगा। तो मतलब आप सोच लो कि मेरी मम्मी मुझे ऐसा बोलती है कभी कभी घर वाले कि यार तू इनको बताता है क्या जाके घर की कुछ कुछ बातें कि ये लिख लो टाइप्स। मैंने बोला नहीं भाई, सबकी जिंदगी में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये एक है फैक्टर उसमें। अभी जैसे अभी जो टीजर नया आया उसमें भी चप्पल उल्टी करने वाला जो किस्सा, ये हर घर में होता है, अरे चप्पल उल्टी मत करो, किस्मत नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। तो ये सब ऐसे किस्से हैं जो हम सब इसी वजह से रिलेट कर पाते हैं इससे। और इससे पहले जो हाँ। टीजर आया था कि उसमें आप एक बहुत लंबा चौड़ा मोनोलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे आप रैपिंग वैपिंग भी बहुत करते हैं, तो इसके लिए आपको कितने टेक देने पड़े थे ये मोनोलॉग के लिए? अरे ये लोग मुझसे बहुत टेक दिलवाते हैं भाई, क्योंकि लाइक जो भी मेरे ब्यूटीफुल सीन्स आए हैं उसमें मैंने यूजुअली बहुत टेक दिए हैं, क्योंकि वैसा है कि क्या है ना, सब लोग बड़े मस्तीखोर हैं, वैभव भाई और जमील सर और हमारे शो वाले, तो हम लोग मस्ती इतनी कर लेते हैं ना कि हमें जब हम वो प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमें हंसी आती है एक दूसरे की शक्ल देख के। तो हम इतनी बिजार चीजें हो जाती हैं, कभी कभी कुछ भी करने लगते हैं, तो वो क्या है फिर अब जब ऐसे सीरियस सीन होते हैं, लंबे डायलॉग्स होते हैं, तो हम एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। हमारे टेक पे टेक तो बहुत होते हैं, तो उसके लिए एक डिसाइडेड होता है कि भाई दिन में 2 ही सीन करेंगे या एक ही सीन करेंगे, कि भाई ये लोग तो सर पे रहे हैं, ये कुछ भी आएंगे और उसको बहुत स्ट्रेच करेंगे। तो हाँ, थोड़ा सा तो लाइक टाइम लगता ही है, और बट उसका आउटपुट अच्छा निकल के आता है तो सबको ही मजा आता है। मैं याद तो कर लेता हूँ मतलब थोड़ा याद जल्दी। कर लेते हैं। अच्छा ये वाला याद है आपको, कुछ सुना सकते हैं जो मोनोलॉग अभी कौन सा आया, वाला? जो टीजर में आया अरे मोनोलॉग? मुझे बिल्कुल ये वाला याद नहीं है। मुझे उसकी एक लाइन याद है जो सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो कलाम साहब से रिलेटेड उन्होंने हाँ। वो दुर्गेश भाई ने लिखा भी था, तो मैंने बोला था ये वाला तुमने लिखा हुआ है, मुझे लगा था, मुझे पता नहीं था ये लोग इसका टीजर बनाएंगे। तो हम्म। मैंने जब देखा था तो मुझे भी बड़ी हंसी आई थी, मैंने यार, और लोगों ने लिखा भी उसके बारे में तो कि वो क्या लाइन है कि अरे हम बोलते रहे हमको नहीं पढ़ना साइंस, नहीं बनना अब्दुल कलाम। क्यों मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा अभी। और मुझे डायरेक्ट भी तो क्योंकि राष्ट्रपति बन सकते हैं। वो इतनी हंसी आई क्योंकि पहली मूवी में आप कलाम बनना चाहते हो और इसमें बोलते नहीं बनना भाई, हम्म। हमें राष्ट्रपति, वो इतना और आपसे हाँ रिलेट वो करके लिखा ऐसा होगा कुछ। उन्होंने, जाहिर सी बात है। हाँ वो जानकर उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो उसमें साइंस स्ट्रीम लेने के चक्कर में लगा हुआ हूँ, नहीं लेना चाहता, और ये तो मैं बताऊंगा नहीं, बट अभी वो टीजर में जो दिख रहा है कि क्यों ले लिए साइंस और वैसा वैसा, हम्म। उसके ऊपर चीजें हैं पूरी। अच्छा, जो इससे पहले आप एक झिंगुर वाला सीन हुआ था उसके भी आपने 40-50 टेक दिए थे, और पता चला है कि झिंगुर हम्म। की आवाज सुनते थे आप यूट्यूब पर निकाल करके, जिससे क्या हाँ हाँ, अरे यूट्यूब पे निकाल करके नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको क्रैक कैसे करूं, क्योंकि एक साउंड पर्टिकुलर मुझे लगा था कि झींगुर की आवाज तो बोल रहा हूँ, लेकिन झींगुर की आवाज अगर वो सर वो ऐसा करके कुछ होती है ना कानों में, एक लगती है, हाँ। मतलब वो होती तो थोड़ी सी डिफरेंट है, बट उसको फनी करने के लिए थोड़ा सा मैंने वो, तो मैं एक दिन बैठ के ऐसे सुन रहा था। यूजुअली सबको ऐसा लगता है मैं बहुत वैसे स्पॉन्टेनियस वाली एक्टिंग करता हूँ, तो कई लोग होते हैं जो टाइम लेते हैं या मेथड एक्टिंग करते हैं, वो सब एक अलग प्रोसेस होती है एक्टर्स की। मैं यूजुअली ऐसा करता नहीं हूँ। तो एक दिन वैभव भाई आए, मैं रूम में लाइट वाइट बंद करके वो सुन रहा था, तो मुझे बोल रहे थे, कह रहे भाई क्या कर रहा है? मैंने यार झिंगुर की आवाज सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अगर उसकी हूबहू निकाल पाया वैसी तो वो कैसा रहेगा। तो फिर वो किया, वो सीन लोगों को बहुत पसंद आया था। बहुत पसंद। काफी लोग अच्छा उससे रिलेट करते और हंसते हुए उसमें, मैंने बोला चलो भाई अच्छा है। सभी इनफैक्ट मतलब पूरा शो ही उस तरीके का है, और बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी पे है, तो लोग इतना प्यार देते भी हैं क्योंकि वो रिलेट इतना कर पाते हैं। इस बार तो सीजन में लोग रोए भी बहुत। बहुत। अरे वो लास्ट जो सीक्वेंस था जिसमें वो फोटो क्लिक कराने वाला, मतलब वो तो मतलब कोई हम्म, भी देख के अपने आंसू रोक नहीं सकता है, क्योंकि फादर का जो टच होता है ना वो बहुत मतलब, हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसा नहीं कि फादर हक करके हमें विदा करे, मतलब वो तो इसलिए सीक्वेंस था ना वो बहुत ज्यादा अटैच करने वाला था। आपके मम्मी पापा का बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स रहा इस शो के लिए? मेरे मम्मी पापा तो हर चीज में ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
उनका मुझे टीवी पे देखना, छोटे छोटे क्लिप्स में भी देखना, वो बहुत बड़ा वो हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरा देखा है, जर्नी देखी है, या मैं कैसे मैंने किया या कैसे मैं काम कर रहा हूँ, या तो वो बहुत खुश हो जाते रोए, तो वो भी के सेकंड सीजन देख के। फिर उन्होंने अभी टीजर भी देखा तो वो बहुत खुश हो गए। तो मैंने हम्म। बोला भाई इससे बढ़िया क्या ही बात है कि उनको पसंद आता है। और एंड मेरे पेरेंट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब वो फिल्मी बैकग्राउंड से तो नहीं है, बट उनको नॉलेज है हल्की सी कि भाई ये ऐसा तूने किया है ना, यहाँ पे तू हंस रहा था और ये वो। मैंने बोला यार, और मम्मी पापा साथ में रहे हैं बचपन में, तो उनको पता है कि मैं कब हंसता हूँ या किस सीन में मैं मन में हंस रहा हूँ, या जो भी चीज है तो वो पकड़ लेते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ वो डिस्कशन करना। और बहुत बड़ा हाथ मेरे घर वालों का, या जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मेरा एज एन एक्टर बनने का, उसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि वही लोग हैं, वही चीजें हैं जिनसे मैं, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं यार कुछ अभी जो भी भर के लाया था वो खाली हो रहा है, मैं वापस जाता हूँ, सब लेता हूँ, भरता हूँ और फिर वापस आता हूँ। मेरे घर में सभी करेक्टर है, पापा अलग हैं, मम्मी अलग है, छोटा भाई अलग है। और आपके बारे में ये भी सुना है कि सेट पर आप किसी को ना मतलब सीरियस नहीं होने देते, अंग्रेजी में बात नहीं करने देते, आप बीच-बीच में जाके टोकते रहते हैं। ये कुछ इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या फन मस्ती करते रहते हैं आप सब सीनियर साइड, क्योंकि आप सबसे जूनियर होंगे वहाँ पे, छोटे होंगे। हाँ मतलब सबसे छोटा हूँ मैं, तो मुझे यार वो सभी ने अलाउ कर रखा है, तो मैं मतलब मेरा मोस्टली सेट पे ऐसे हो जाता है, मैं बदतमीजी करता हूँ लोगों के साथ बहुत ज्यादा। मैं उन्हें टॉर्चर कर देता हूँ और परेशान करता हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ, तो मेरी अंग्रेजी जो है वो थोड़ी ऐसी है कि मेरा अंग्रेजी में हाथ थोड़ा ऊपर नीचे है, तो हिंदी ठीक है, पर अंग्रेजी अब बोल लेता हूँ अभी। पहले तो बिल्कुल होता, तो जो हमारे जमील सर हैं, जमील खान है, वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं उस तरीके की, एकदम एकदम पूरा। तो एक दिन अपने बच्चों बच्चों से ही बात कर रहे थे, हुँ, ओह या वेल आई वाज देयर, तो मैंने बोला अरे, तो फिर जब भी कोई भी इंग्लिश में बात करता है तो मैंने उनका ऐसा बना देता है कि ये आदमी अभी प्रोफेशनल हो गया है, ये अब हुँ। ऐसे टिकेगा नहीं। तो मैं वो उनको ड्रैग करके सब लोगों को ही मस्ती वस्ती करता रहता हूँ सबके साथ। बहुत सारे प्रैंक रैंक करते रहते हैं हम लोग सेट पे, तो कोई मेरा तो मेरा तो उसमें मैं बदनाम हूँ बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा मुझसे ये बैठा नहीं जाता चैन से। हाँ, अच्छा आपका ये मतलब आप एक्टिंग तो हमने सब आपकी देखी है, आप मिमिक्री करते हैं, रैपिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, इतने सारे टैलेंट आपके अंदर है, तो आप क्या डायरेक्शन में भी हाथ आजमाना चाहते हैं? ऐसा भी हमने कहीं देखा था, आप बोल रहे थे, तो इतना सारा टैलेंट है, निकलते-निकलते आएगा धीरे-धीरे। नहीं, अभी डायरेक्शन का तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मतलब एक थॉट है दिमाग में कि हुँ, मेरे स्कूल पे मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। एक मेरा मेरा स्कूल बड़ा बिज़ार और अजीबो-गरीब रहा है। हुँ, उस हुँ, पे मैं डेफिनिटली कुछ बनाना चाहता हूँ कि कई लोग विश्वास ही नहीं करते कि ऐसी स्कूल लाइफ मैंने जी है, या सरकारी स्कूलों में यूजुअली क्या होता है। तो उस पे मैंने सोचा है कि मैं आगे जाके कभी कुछ, कभी जब कभी ऐसा मन किया कि भई अब चलो ज़्यादा पैसा आ रहा है मेरे पास, तो हुँ। थोड़ा-सा आराम कर लेता हूँ और डायरेक्शन में आज़माने की कोशिश करता हूँ। फिर लिखूँगा खुद से या किसी से लिखवाऊँगा, या वो एक सोचा है दिमाग में, तो अभी लिखता तो मतलब अभी मैं वन लाइनर्स लिख लेता हूँ, कुछ-कुछ कर लेता हूँ, लेकिन मैं ऐसा पूरा, तो मुझे कोई बोलता है कि यार गाना लिख दो, मैंने यार गाना एकदम से नहीं लिख पाऊँगा, वो रैप थोड़ा लिखा मुझे है क्या टाइम लगता आपने? है। तो रैप लिखा है क्या आपने अपना कुछ? रैप मतलब ऐसा कुछ लिखने की कोशिशें की हैं मैंने, लेकिन हाँ, मैं याद-व्याद करके, मुझे रैप सुनने का बहुत शौक है, मैं दुनिया भर में रैप सुनता हूँ। हुँ, हुँ, और मतलब काफ़ी सारे अलग-अलग आर्टिस्ट को सुनता हूँ, और सब मेरे अच्छे दोस्त भी है, बन गए हैं। हुँ। कई सारे आर्टिस्टों को जानता हूँ। कोई आपका पसंदीदा रैप। रैप जो आप सुनाना चाहें छोटा-सा? अरे यार! मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हुँ, 47, दिल्ली के रैपर हैं, तो उनका भी एक गाना आया था, तू है कौन? हुँ, हुँ। तो उसका मुझे रैप पार्ट मैंने याद कर लिया, तो बड़ा प्यारा-सा रैप है उसमें कि, सुनाता हूँ। चल बहुत हुआ छोड़ तेरा मंदे बात कर आके देख शो मेरा कंधे टाप कर दूं मुझे 100 में से 100 मार्क्स जब बातें स्ट्रॉन्ग जैसे बनते पासवर्ड वो नहीं पूरे तेरे अंडे हाथ डन करूं गंदे हाथ नहीं मेरे बंदे मारते हैं खाना तुझे वेज नॉन ढाबा मेरा वैष्णव गाना बजे नेशनल वंदे मातरम भोले कसम ते न जाने न दूसरा लिखा लेगा तू कभी हमते तेरी झूठ मकारी के ऊट पटांग यूट्यूब पे डाले तो थंबनेल तेरी खून में जाने के बूंद मिला डाइल्यूट करा जैसे कमलेश तेरे ऊंचे विचारी के पूज्य पिताजी के जूत बजा दिए हमने आके बोल मुझे आओ हार्ड दिस शिट लगेगी जी जैसे पाले बिस्किट तेरी आधी बातें होती गाली डिक्सी गट के रैप दैट कॉल द मिक्स ब्रीड बॉल पेन वाले बार से तेरी जेल बना देंगे
भेल है तू हम भी HCL रेल बना देंगे, ठंडी करी मैंने गरम खोपड़ी, टाइटे पकड़ मेरी कलम रो पड़ी, मैंने तो डाली कर शर्म को बरी, लेना पड़ता नहीं तो जन्म 2 बारी, स्ट्रगल की बात तू करना नहीं मेरे आगे, बेचा है खाना मैंने बेचे हैं फोन भी, बाप की रोजगी रेडियोलॉजी करना ही कभी मैंने 1 2 का 4 7 8 GOG गाने से पहले इन्हें स्टोरियां बनानी, गोली लेने वाले कहते गोलियां चलानी, जितना चबा सके उतना ही खोलना तू मुंह, क्योंकि ज्यादा हैवी से भर जाता गोलियों में पानी, नहीं तू है कौन, छोटा मुंह बड़ी बात, ऐसे करके रैप है। बात है मतलब मानना पड़ेगा आपकी मतलब मेमोरी इतनी तेज है, कितना सब कुछ लंबा-लंबा आप याद कर लेते हैं। हाँ, तो एक और किस्सा आपके बारे में है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे उस वक़्त पंखा गिर गया था आपके ऊपर और वो क्या हुआ था ये, और ये, ये किसने बताया आपको? बस धीरे आप ये, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। अरे बहुत रिसर्च कर लिया यार आपने, ये ज्यादा रिसर्च वाला एक क्वेश्चन है, किसी को ज्यादा लोगों को नहीं पता। हाँ ये हुआ था मेरे साथ। तो मैं जब बॉम्बे आया था 6 7 साल पहले, तो मैं हम लोग 5 6 लोग एक साथ रहते थे 1 RK में। तो हुँ, उसमें एक डायरेक्टर था, एक राइटर था, एक और कोई राइटर था, एक मैं था। तो मेरे को किसी ने बताया था, हम वहां जाके मतलब कि भाई कुछ टाइम जब तक मेरे पैसे नहीं आ रहे थे, तो मैं ऐसा कई कई छोटी छोटी जगह रहता था, तो लाइक एक एक बंदे को थोड़ा थोड़ा कम कम किराया पड़ता था, 2 2 हजार 1 1 हजार। तो हुँ, अगर टोटल 10 है तो ऐसे ऐसे करके 6 7 लोग साथ रहते थे, लेकिन पूरे दिन तो बाहर ही रहना सोना है, तो जब फिर तो सोना ही है यहाँ पे आगे क्या मतलब है। तो जब मैं उसके अंदर घुसा था, तो और ये सब तब जब मैं फिल्में 10 फिल्में करके आया था दिल्ली करके से, आए। और लाइक सब अवार्ड अवार्ड लेके मैंने बोला ये अलग जिंदगी शुरू हुई है। तो बॉम्बे आया था, तो वो जो पंखा मैं घुसा था, मैंने बोला यार ये हिल रहा है, ये हुँ। मुझे लगता है किसी पे गिरेगा किसी पे। अरे हाँ हाँ ठीक करा देंगे, रूममेट्स ने बोला कि अरे चिल करो यार, 1 साल से तो हम रह रहे हैं, ऐसे ही हिल रहा है, कोई गिरा नहीं है। एक दिन मैं नीचे सो रहा था, वो मेरे ही ऊपर गिर गया रात में, और ऐसे धप करके गिरा, मुझे लगा किसी ने इतना मोटा पत्थर ऐसा ठीक मेरे है। ऊपर फेंक के मारा। तो और मेरा रूममेट उठा भी, क्या हुआ, क्या आवाज थी, पंखा गिर गया, अच्छा अच्छा अच्छा, वापस सो गया। मैंने बोला भाई क्या हार्टलेस लोग हो यार, आदमी का गला कट जाता अभी तुम सो रहे हो। तो हुँ, फिर मुझे बहुत हंसी आई उस पे, फिर मैं बाद में जब सुबह उठा तो धूल वूल थी मुंह पे, वो साफ वाफ थी। पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ यार, जीवन में क्या हो रहा है, कहाँ हमारे पंखे गिर रहे हैं। और लाइक हम लोग उस समय ऐसा करते थे कि हम लोग ना सारे लड़के की आज किसके घर खाना खा सकते हैं, वैसा वाला प्लान बना के रखते थे कि आज इसके घर जाएंगे, आज वो करेंगे कि चलो आज दोपहर तक का तो यहाँ हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर कोई शूटिंग पे, कोई लड़का शूटिंग कर रहा होता था तो उसको बोल देते थे कि यार तेरी शूटिंग पे आ जाए, क्या खाना वाना उधर हो जाएगा तो थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो पूरा उस तरीके से प्रोसेस थी। बट बड़ा बुरा लगता था यार, कि मुझे तो बहुत फील होता था कि मैंने यार ये क्यों आ गया, मैं क्या हो गया, और क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ। और मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाता था। तो मुझे लगता था कि मैंने वो भी ठाना हुआ था दिमाग में कि यार मैं किसी को जाके ही नहीं बोलूंगा कि मैं क्या काम करके आया हूँ या क्या है। मैंने बोला अगर काम ही मेरा अगर सही होगा तो ही लोग लें, तो फायदा भी है। मैं ये कुछ लगा के यहाँ पे जैक अप्रोच या किसी को नहीं बोलता था, मैं तमीज से जाके ऑडिशन देता था, और वहीं से चीजें मैंने क्रैक की। मैंने हिचकी भी वैसी क्रैक की थी। हुँ, हुँ, तो हुँ। पूरा पूरा इस तरीके से ही मेरी चीजें हुई। हिचकी में जो आतिश का किरदार आपने निभाया है मतलब कमाल का है, उसके बाद आमिर खान ने भी आपको उसके लिए बुलाया था मिलने के लिए। तो हम्म रानी हम्म मुखर्जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? और कुछ मजेदार किस्सा या फिर कुछ इंसिडेंट हो सेट का वो भी आप अगर शेयर करना चाहें? मैं कह रहा हूँ हिचकी में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं शूटिंग पे जा रहा था, तो मैं ट्रेन से गलती से, मुझे पता नहीं था, मैं ईयरफोन्स की ना मुझे बहुत गंदी आदत है। तो मैं बम्बई में नया नई 6 7 8 10 महीने 1 साल हुआ होगा, ट्रेन से मुझे ट्रैवल करना आता नहीं था, और चर्च गेट जाना होता था। तो मैं पहली बार, किसी ने बोला यार तुम रास्ते से ऑटो ऑटो लोगे, ऑटो तो वहां जाते नहीं है, और टैक्सी वैक्सी भी लोगे तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, यहाँ से 10 रुपए का टिकट लो और सीधा जाओ। मैंने कहा सही है, ऐसे करते हैं। तो मैं गलती से ना हैंडीकैप वाले डब्बे में चढ़ गया। अरे बाकी सब में तो भीड़ है, बेवकूफ ये लोग हैं, खाली हैंडीकैप में जाओ, इसमें जाओ खाली है, तो मैं चढ़ गया। मुझे हुँ। ऐसा लगा एकदम से पुलिस उठा रही है कुछ लोगों को, मुझे भी पकड़ के ले गए। मुझे ओहो! 11 बजे सेट पे पहुंचना था, और 1 2 बज गए। फिर मैंने उनको बोला सर मैं तो स्पॉट स्पॉट में काम करता हूँ, ऐसा बताता एक्टर है तो फिर और वो लंबा मुझ पे चलाते मुकदमा।
तो फिर यशराज से लोग आए और मुझे छुड़ा के लेके गए कि भाई इसे छोड़ दो, ये बेचारा नया नया मुंबई में आया है, इसे ज्यादा पता नहीं है कि। फिर उन्होंने बोला कि भाई जेन्युइन आदमी है, तब वहां से लोग आए थे, वो मुझे लेके गए थे शूट में। शूटिंग पे गया तो सब लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर, वो फैल चुकी थी, रानी मुखर्जी वैसे ही थी, सब लोग हंस रहे पुलिस थे कि पकड़ अरे ये लेगी। क्या है, पुलिस पकड़ के ले गए भाई आदमी को इस छोटी सी बात पे। तो उनसे मजाक 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 भी थोड़ा सा वो लोग करने थे, कह रहे थे कुछ ऐसा डिसेबल होके दिखा देना उनको। मैंने बोला यार ऐसे मैंने इस चीज की मजाक मत करो यार, किसी की डिसेबिलिटी की। तो खैर ये सब किस्से हर साइड पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है मतलब। और रानी मैम के साथ भी काम करके बहुत बढ़िया लगा, बहुत ज्यादा फन लविंग है वो काम करते हुए, बहुत मैच्योर्ड परफॉर्मेंस उन्होंने दी है उस फिल्म में। और इनफैक्ट उस फिल्म से लाइक काफी कुछ मेरे लिए भी एज एन एक्टर चेंज हुआ है। एक मैं लेकिन उस फिल्म के बाद कई लोगों को ये नहीं पता कि उस फिल्म के बाद मैंने गुल्लक किया था। उनको लगता है कि मैंने पहले किया था, क्योंकि उसमें मेरा वैसा सा रोल है, थोड़ा बड़ा टोटल। दिख रहा हूँ मैं गुल्लक हाँ में, हाँ। अंदर छोटा दिख रहा हूँ। क्योंकि हिचके के बाद मुझे काफी सारे ऐसे ऑफर्स आए कि लव स्टोरीज ये वो, मैं बोला यार ऑलरेडी लोग कर रहे हैं वो, तो मुझे कुछ उसके बीच में गुल्लक आया था, तो मुझे लगा मुझे ये चूज करना चाहिए रादर देन दिस। हम्म। क्योंकि भले मेरे को लगा था मेरा बड़े भाई के रोल के लिए आया, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है। तो हाँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं छोटे भाई का रोल है, जो कि उसमें इतना प्रोमिनेंट और लिखा हुआ था नहीं। हम्म। तो मुझे बस मुझे ये था कि यार मैं उस समय अपने घर पे भी था दिल्ली में, तो मुझे मैं अपने घर पे वो सारी चीजें देख रहा था, मैंने बड़ी घर की कहानी ऐसी लग रही है ये कि लड़का सिलेंडर लेने जा रहा है, या मोटर बंद कर दो, वो सारी छोटी छोटी चीजें है छोटी ना छोटी उसमें, चीजें, तो वो हाँ। बड़ा, हाँ वो बड़ा मजा आता है। तो मैंने यार ऐसी स्क्रिप्ट तो देखी ही नहीं है, जैसे रस खाना, हम्म। रस जो होता है, जो टोस्ट होता है, वो कभी किसी ने ऑन स्क्रीन नहीं देखा है कभी करते हैं। ऐसा होता है ना कि हम्म। टेबल होती है जिसपे फ्रूट लगे होते हैं, इसमें बंदा एक सेब में मुंह मार के बच्चा स्कूल चला जाता है। हाँ। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मैंने कहा यार ऐसा तो होता नहीं हमारे यहाँ, तो वो दिखाना भी, मैंने यार ये कुछ मजेदार है, भले ही छोटा है बट ये मुझे करना है, क्या पता इससे कुछ चीजें लाइक एज एन एक्टर भी मेरे लिए चेंज हो सकती हैं अगर ये वर्क किया तो। बट अब हम्म। रेस्ट इज हिस्ट्री वाला हिसाब हो गया। तो मैं अपनी चॉइसेस पे मुझे बड़ा भरोसा है कि मैं जो चूज करता हूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है, कि मैं कम से कम अपनी फिल्मोग्राफी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं यार सही काम किया मैंने। बिल्कुल, एक से बढ़कर एक है आपका काम, चाहे वो आतिश का हो या फिर इसमें, और बहुत सारी आपने बीच में काम किया है फिल्में में, इंटरनेशनल फिल्में भी की हैं, और थिएटर भी करते रहे आप टॉम अल्टर के साथ, जो हमने पढ़ा आपके बारे में। वो तो मैंने 2015 में फिर छोड़ दिया था उनके देहांत के बाद। हाँ तो हाँ मैं हाँ। थिएटर वापस नहीं गया। तो मेरा ऐसा होता है कि कुछ चीज अगर किसी पर्टिकुलर आदमी से जुड़ी हुई है तो मैं फिर वहां जाना थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ। तो मुझे फिर मैंने लगा कि चलो अब थिएटर से हो गया मेरा भी, कुछ और काम करते हैं। अच्छा, अमन का किरदार था पहले पहले में, तो हमने देखा कि उसे कोई सीरियसली नहीं लेता, बट सेकंड फिर अचानक से वो टॉप कर जाता है सेकंड सीजन में। फिर मतलब अमन अमन हर तरफ होता है। थर्ड सीजन में अमन की और क्या नई चीजें, नए नई पर्सनालिटी अरे अभी देखने को देखो, मिलेगी। अभी अलग अलग फन है, मन अलग अलग एक एलिमेंट्स हैं। मैं एक चीज बता सकता हूँ कि एक गाना है लाइक मुझे जो बेहद पसंद आया, जो इन लोगों ने रिकॉर्ड किया है, पलाश भाई और ये सब लोगों, पहले वो गाना, ये लोग, मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट की वो गाना मुझसे गवा दो। तो उन्होंने कहा, मतलब चल रही थी बात लेकिन एक लड़का है राजस्थान का, उस लड़के ने, मतलब उसका पहला सॉन्ग है, 15 साल का लड़का है वो, जो घराने के होते हैं ना, राजस्थानी घराने के, जैसे आम का नाम में मेरा वो दिखाया था, वैसा सा एक लड़का है, उसने वो गाना गाया है। मैं उस गाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बट वो इतना सुंदर गाना है जो गुल्लक में आने वाला है अभी। अच्छा। खैर पपॉन भी एक गाना गा रहे हैं और एक दो गाने और हैं, तो इस बार एल्बम भी लोगों को पसंद आएगी आई एम श्योर। तो वो गाना इतना बढ़िया है, तो वो उस गाने से अमन का ट्रैक आगे जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी लाइक मैं बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि मतलब रोजमर्रा के जीवन की कहानी है, बट बहुत मजेदार तरीके से परोस के दी गई है सबको, तो और मजा आपका आएगा। आपका और अन्नू का जो किरदार था, जिसमें वो चार्ट पेपर के लेकर लड़ाई होती है, वो मतलब इतना, मतलब मैं और मेरी बहन इतना रिलेट करते हैं कि हम लोग के साथ भी सेम किस्सा हुआ था कि पहले लड़ाई हो गई, फिर नहीं बनाएंगे तुम्हारा चाहो, फिर पापा ने हेल्प की, मतलब ऐसे ऐसे करके हमारा मतलब हम लोग भी देखते हैं तो इतना रिलेट कर पाते हैं और इतना अच्छा लगता है। आई होप जो अब सीजन 3 आए उससे भी लोग ऐसे रिलेट कर पाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू हमसे थैंक बात यू करने सो के मच। लिए। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। थैंक टेक यू। केयर। बाय।